मार्च 2017 एक रियल एस्टेट ब्रोकर राजेश ठक्कर का स्टैबिंग द्वारा मर्डर हुआ था। कई संदिग्ध थे जिनका मकसद था राजेश ठक्कर को मारना। स्टैबिंग का एक आई विटनेस भी था। राजेश ठक्कर के स्टेटमेंट ने, जो कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन था, मुजरिम को बेनकाब कर दिया। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ी साजिश थी। स्टैबिंग और उसकी वजह से राजेश ठक्कर की मौत के पीछे एक पेचीदा कॉन्स्पिरेसी थी। एक साजिश नाकामयाब हुई थी जो कि स्टैबिंग का मकसद था। ऑफिस में 10 मिनट का काम है, उसके बाद मैं तुरंत वापस के लिए निकलूंगा। जल्द से जल्द पहुंचना है मुझे वहां। अच्छा, और वापस कब आएंगे वापिस से? रात तो होनी है, लेकिन ज्यादा देर होने वाली होगी तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। श्रेया, चाय तो पीते जाते। अजय, अजय आया सर। जय श्री कृष्ण शरद भाई। हाँ, जय श्री कृष्ण। अच्छा सुन, मैं आज वापिस जा रहा हूँ। हाँ, रात तक लौटूंगा। वो प्रदीप भाई को फोन करके पूछ लेना उनको, अगर कोई घर देखना हो तो। ठीक है। और अगर वो हाँ कहें तो 2-3 घर दिखा देना। ठीक है शरद भाई। लेकिन आज वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर भी जाना है, वो चंद्रकांत भाई के लिए। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन का काम भी कर देना जी। और देख, तू सारे काम अप टू डेट किया कर। मुझे कोई भी पेंडिंग काम पसंद नहीं है, समझा? हाँ, निकल गया हूँ ऑफिस। हाँ, पहुंच रहा हूँ फटाफट। मम्मी, टहलने जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौटूंगा। बिरजू भैया, ये चूना हल्के हाथ से लगाना और सुपारी कतरी। है राजेश, पान खाएगा? ना पंकज, तू खा ले, मैं ठीक हूँ। राजेश! 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 रमेश भाई, किसी ने राजेश पर हमला कर दिया है। क्या? किसने किया हमला? क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। पता नहीं रमेश भाई, वो परिमल रोड पर हुआ है हमला। कविता? पंकज राजेश को अस्पताल लेकर गया। मैं बस वहाँ परिमल रोड पर मुड़ा, देखा तो एक बाइक जा रही थी। बाइक रुकी, बाइक वाला उतरा और उसने सीधा छुरा निकालकर राजेश पर वार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक वार करता गया सर, यहीं पर। हाँ सर, हम सबने राजेश की चीख सुनी थी। ये 4-5 मिनट पहले ही मेरे दुकान के सामने से गुजरा था राजेश। सर, मैं भी वही दुकान पे पान खा रहा था सर। कुछ 10:35 बजे मैं घर पे लौट रहा था और तभी मैंने ये हादसा होते देखा। तुमने बाइक वाले को देखा पंकज? मतलब उसका चेहरा? नहीं सर, नहीं देख पाया सर। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, पीले रंग के कपड़े से सर। और मैंने देखा कि राजेश उसे बेनकाब करने की पूरी कोशिश कर रहा था सर। बाइक का नंबर? नहीं देख पाया सर। पंकज, कुछ भी याद हो, एक आध लेटर? नहीं सर, मैं नहीं देख पाया सर। सर, मैं पूरा हिल गया था सर। इतना खून बह रहा था कि कुछ सूझबूझ ही नहीं रहा। ना, आप पेशेंट से नहीं बात कर सकती हैं। कुछ ज्यादा सीरियस है क्या डॉक्टर? जबरदस्त ब्लड लॉस हुआ है, उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। उसके बचने के चांसेस कितने हैं, सर्वाइवल रेट क्या है, ये सब इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते। किसी से मिलने जा रहा है ऐसा तो कुछ कहा नहीं था राजेश भैया ने। आदत है राजेश की, रात के खाने के बाद आधा घंटा टहलने जाता है वो। राजेश को तो मैं सालों से जानता हूँ सर। हाँ सर, यही अम्बे नगर में रहता है सालों से फैमिली के साथ सर। तो फिर उसकी ऐसी लड़ाई किसके साथ हो सकती है जो उसे चाकू ही मार दिया? मुझे नहीं पता सर। सर, ये तो आपको राजेश खुद बता पाएगा या फिर उसके घर वाले। हेलो, हाँ कहाँ हो अभी? कब तक आओगे? अरे यार, हरीश भाई की गाड़ी पंक्चर हो गई है। हाईवे पे जो ढाबा है वहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। घर आते आते सुबह हो जाएगी।
चल रहा है, मैं बाहर गया ही नहीं हूँ। अरे वो लोग किसी का भी नाम लेंगे और आप लोग ऐसे ही उठा के लेके जाएंगे। अमित धक्का क्यों दे रहे हैं? सब जानवर क्या हम? अरे कहाँ लेके जा रहे हो अमित? मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, अमित जोशी। अमित जोशी रहता कहाँ है? हमारे ही मोहल्ले में। उसका मेरे बेटे राजेश के साथ झगड़ा हुआ था। सर मेरी गाड़ी राजेश की गाड़ी को सिर्फ टच करके निकली थी और गर्मा गर्मी में तू में हो गई। सर दिमाग फुल टॉस हो गया क्या मेरा, जो छुरा घोप दूंगा। प्रीति, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि अमित जोशी ने तुम्हारे भाई राजेश को चाकू मारा होगा? क्यों? तुम्हारे पिताजी तो दावे के साथ उसका नाम ले रहे हैं। पता नहीं मैडम, मुझे बस ऐसा लगता है कि अमित ऐसा नहीं करेगा। नहीं पहनता, क्या करेंगे आप? कुछ खास नहीं, जबरदस्ती बनाएंगे, तकलीफ होगी सिर्फ तुझे। अरे साहिब, मेरे पड़ोस में जतिन है, जतिन उदेशी, दोस्त है मेरा। उस दिन सर हम दोनों साथ में बैठकर मेरे घर के बाहर 11:30 बजे तक गप्पे लड़ा रहे थे और जब बिरजू पान वाला खबर लेकर जा रहा था राजेश के घर, सर हम दोनों को सामने से होकर गुजरा था। खबर सुनते ही सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया परिमल रोड पर तू नहीं गया। सर मैं हमले के वक्त था ही नहीं और नहीं हमले के बाद था। मतलब मैं वहां पर था ही नहीं सर, तो मैं क्यों पहनूं ये? सर देखिए, मुझे ये नाटक नहीं चाहिए। नाटक नहीं चाहिए इसीलिए तो कह रहे हैं पहन ले, नहीं तो इस चौकटे पे प्लास्टर भी चढ़ सकता है। सर चल पहन ले। पहन। गुरु, तुम इस प्रीति का बैकग्राउंड चेक करवाओ। ये अमित का बचाव कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि अमित इन्वॉल्व है। वो जानता था कि राजेश खाना खाने के बाद टहलने निकलेगा। ये वो देखिए फिलहाल ब्लीडिंग तो हमने रोक दी है, पेशेंट को होश भी आ चुका है, पर इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से खतरे से बाहर है। अभी हम राजेश से बात कर सकते हैं डॉक्टर? मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा नहीं। कौन था वो बेटा? हाँ राजेश, अमित जोशी था ना? हाँ दिख रहा। ना सर, मुझे नहीं लगता कि ये वो है। पक्का? अब बस भी करो ना साहब, वो ना कह रहा है और आप अब भी उसे हाँ बुलवा रहे हैं। सर, राजेश को होश आ गया है, बात करेगा। फैमिली वाले कह रहे हैं कि वो हमलावर को पहचानता है। मूव। अब मैं जा सकता हूँ? अभी नहीं भाई, उस राजेश को नाम तो लेने दे। पहले वार के बाद मैंने वो कपड़ा खींचा था। दोबारा मारने से पहले मैंने उसे देखा। कौन था वो राजेश? उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी पहले। मैंने हल्के में लिया था। वो था कौन राजेश? कोई मोहल्ले का? पैसे, मेरे पैसे थे उसके पास। शरद भाई, शरद सोलंकी। पैसे हैं नहीं देने के लिए तो कहां से दूं भाई? शरद भाई, आपने कहा था कि आप 1 हफ्ते में पैसे दे दोगे। 2 महीने हो गए और आप मुझे अभी बता रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं देने के लिए। अबे 25,000 रुपए के लिए रोज आके मेरे साथ माथापच्ची करेगा क्या? 25,000 रुपए की वजह से तेरी बहन प्रीति की शादी रुकने वाली है। अरे आप जैसे 8 लोग और हैं, मैं सबसे सारे पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मिलाकर अच्छे खासे होते हैं। शादी जून में है, जून दूर नहीं, और आपको ऐसा मजाक लग रहा है? ए, आवाज नीचे। 25,000 रुपए देकर तूने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझा ना? देखिए शरद भाई, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना देख लेना मैं क्या करता हूँ। मेरी ऑफिस में तोड़ फोड़ करेगा तू? हाँ? शरद भाई, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं बहुत कुछ करूंगा। अब तो दूंगा ही नहीं, और अगर तूने एक भी पत्थर उठाया ना
हाथ के साथ तेरा सब कुछ काट के फेंक दूंगा, समझा? खत्म कर डालूंगा, खलास कर डालूंगा तुझे। चल निकल, निकल, अबे निकल यहाँ से, नहीं तो जान से मार के यहीं गाड़ दूंगा, समझा? चल। वो मेरे पैसे थे, प्रीति की शादी है तो मैंने सबको दिया हुआ पैसा मैं वापस ले रहा था। शरद भाई से मुझे 3 घर के ब्रोकरेज का कमीशन लेना था। प्रीति की शादी के लिए मैं वो पैसे लेने गया था। मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत थी। जी शरद सोलंकी, वो सो रहे हैं, क्या बात है? हम उन्हें उठाने आए हैं। मैं इस कुर्सी पे बैठ जाऊं? क्या है, सुबह 5:30 बजे लौटा हूं, मेरी आंख भी ठीक से नहीं खुल रही है। राजेश पर हमला करने के बाद कहाँ छुप कर बैठा था तू शरद? आपने चढ़ा रखी है या उस राजेश ने चढ़ा रखी है? ज्यादा शाना मत बन, समझा? जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दे। पुलिस स्टेशन है ये। शाना तो वो बन रहा है राजेश मेरा नाम लेकर। मैं कल वापी गया था, आज सुबह लौटा हूं। मैं वडोदरा में था ही नहीं, और अगर वडोदरा में होता भी तो मेरा क्या दिमाग खराब हो गया ये सब करने के लिए? वो हम कर देंगे, दिमाग विमाग सब खराब कर देंगे तेरा। फटाफट बोल, बाइक किसकी थी, चाकू कहाँ पर है, और वो पीला कपड़ा कहाँ पर है जिससे थोबड़ा ढका था तूने तेरा? आप लोग मुझ पर इल्जाम डालकर किसी और का नाम ढकने की कोशिश तो नहीं कर रहे? राजेश की हालत क्रिटिकल है, समझा? क्रिटिकल हो या पॉलिटिकल हो, मुझे उससे क्या लेना देना? नहीं, मैं मानता हूं मुझे उसे 25,000 रुपए देने थे, लेकिन जब मैंने उसे दिए तो उसने कहा कि मुझे अभी नहीं चाहिए, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दो, तो मैंने कर दिए। अब शेयर के प्राइसेस 25,000 से गिरकर 3,000 पे आ गए, तो उसमें मैं क्या करूं? ये सब बताया उसने आपको? वाह 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 इंस्पेक्टर साहब, आप तो पूरी तैयारी करके आए हैं मुझे फंसाने के लिए। कितने पैसे खिलाए हैं राजेश ने ये सब के लिए? इतने खुले हाथ से थप्पड़ मत मारिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई हवा का झोंका नहीं हूं, अवंडर खड़ा कर सकता हूं। पहन ले चुपचाप, सवाल ही नहीं उठता। और मुझ पर दोबारा हाथ उठाने के बजाय आप फोन उठाओ और नंबर घुमाओ मेरे पार्टनर हरीश वाघेला का और मेरे फाइनेंसर बचूभाई शाह का। वो भी गवाही देंगे कि मैं वापी में था कल। मैं और हरीश पिछले 6 महीने से वापी में ब्रांच खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे बेचारे थके हारे घर पर आए और आप लोग चोरों चक्कों की तरह उठा कर ले गए। समझ क्या रखा आप लोगों ने हमें? 10 मिनट में समझ गए थे हम आपके पति को कि वो क्या है और क्या नहीं। घर खाली कराने के लिए किस तरह धमकी देते हैं, क्या दादागिरी करते हैं, ये सारी हिस्ट्री आ चुकी है हमारे पास। काम है वो उनका, रियल एस्टेट में है वो। अरे लोग इतनी आसानी से पैसे नहीं देते, कभी कभी तो घर खाली नहीं करते। ये भी तो काम है, पैसे लेकर वापस न देना, धमकी देना, फिर अटैक करना। और इस बार तो उसने खुद ने पैसे हड़पे राजेश ठक्कर के, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे। सर इसलिए नहीं कि शरद मेरा दोस्त है और मेरा पार्टनर है, बल्कि इसलिए कि ये सच है कि कल हम दोनों साथ में ही थे वापी में जब ये हमला हुआ। मेरी गाड़ी में थे, हम दोनों आज सुबह ही लौटे। सब कुछ पहले से प्लान था ना? वापी जाएंगे, सबको बोल कर जाएंगे कि रात को लौटेंगे, फिर गाड़ी पंचर होती है, फिर सुबह लौटने का ड्रामा। सब कुछ पहले से प्लान था ना? वापी जाएंगे, सबको बोल कर जाएंगे कि रात को लौटेंगे, फिर गाड़ी पंचर होती है, फिर सुबह लौटने का ड्रामा। तुम्हारी गाड़ी में क्यों गए? गाड़ी तो शरद सोलंकी के पास भी है ना? मैं मेरी गाड़ी लेकर गया था, इसलिए मेरी गाड़ी में हम दोनों साथ में गए। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। सर आप क्या मुझे क्रिमिनल समझ रहे हैं क्या? सर शरद जैसा भी होगा, लेकिन इस प्लानिंग में मैं उसका साथ नहीं दूंगा। अरे हाँ साहब, आप बच्चू भाई को पूछिए ना, वापी में वो भी उधर ही थे। मेरे को काय को इस जमेले में घसीट रहे हो साहब? मैं वडोदरा नहीं आने वाला कोई बयान देने। हाँ, अरे धंधे का टाइम है साहब, और एकदम साफ सुथरे धंधों से मालिक। झगड़ो मारामारी खून खराबा यहाँ होता ही नहीं, क्योंकि मैं करता ही नहीं ना। समझा बच्चू भाई, लेकिन स्टेटमेंट तो देना ही पड़ेगा। शरद आप ही का नाम दे रहा है। वो कह रहा है कि कल रात तक वो आपके साथ था वहां वापी में। हाँ तो था ना, वो और हरीश दोनों आए थे यहाँ पर, लेकिन मैं ये राजेश वाजेश को नहीं जानता। उनका आपस में क्या झगड़ा है, क्या लफड़ा है, मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे अब भी कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। शरद, इस कमरे में सबसे ज्यादा बोला गया झूठ यही है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये सब क्या नौटंकी चल रही है? कौन है ये तोताराम गवाह जो आपका गाना गाएगा? है कौन ये? मेरी माँ भी बचपन में मुझे रोज धमकी देती थी साहब, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। धमकी दी तो बंदा करेगा। अबे ज्ञान नहीं चाहिए तेरा,
वो है मेरे पास, मुझे सीधे सीधे जवाब चाहिए। उसने धमकी दी थी या नहीं? दी थी। और ये वापस जाने वाला बहाना, ये प्लान था क्या? मुझे किसी भी प्लान वान के बारे में कुछ नहीं पता है। शरद भाई ने बोला कि वो वापस जा रहे हैं, तो बस मेरे लिए उतना ही मतलब बनता है सर। सर कद काठी से वही लग रहा है सर, लगता भी वही है, शायद यही है सर। चल। बिके हुए हो तुम इंस्पेक्टर। मुझे फंसाने के लिए राजेश ने कितने रुपए दिए हैं तुम्हें? तूने खुद अपने आप को फंसाया शरद सोलंकी। राजेश ठक्कर की कंडीशन अब और बिगड़ते जा रही थी। उसका बच पाना मुश्किल लग रहा था। सर, डॉक्टर का फोन आया था। वो लोग राजेश को तीसरे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। उम्मीद कम रखने को बोला है। लेकिन उन्होंने कहा था अब ठीक होगा। अब बोल रहे अंदर सेप्टिक हो गया है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। राजेश का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिए 10 मिनट के अंदर हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम दे सकता हूँ। हमने रिटर्न स्टेटमेंट के अलावा उसका स्टेटमेंट ऑन कैमरा भी लिया और राजेश इस बात पर अड़ा हुआ था कि उसे चाकू मारने वाला शरद सोलंकी ही था। शरद भाई, आप जब वापी गए थे तब अपना मोबाइल फोन साथ में लेके गए थे ना? कि भी बात करो छो अरविंद भाई, धंधे के काम से हो या मॉर्निंग वॉक, कोई बिना फोन लिए बाहर निकलता है क्या? हाँ, और मैंने इन्हें फ़ोन भी किया था पूछने के लिए कि कब आ रहे हैं, तो इन्होंने बताया सूरत के आसपास कहीं हाईवे पे थे और हरीश भाई की गाड़ी पंचर हो गई थी तो ढाबे पे ये लोग खाना खा रहे थे। सब एक जैसा बोलेंगे जब भी बोलना पड़े। किसी के भी स्टेटमेंट में हेरफेर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 3 मार्च 2017 की रात मैं खाना खा के टहलने निकला था। सुनसान परिमल रोड में ये आदमी आकर मुझ पर चाकू से हमला किया। पहली बार के बाद मैंने उसके चेहरे का पीला कपड़ा खींचा था। मैंने साफ देखा था उस आदमी को। वो शरद सोलंकी है जिसने मुझे 25,000 देने हैं। मेरी बहन प्रीति की शादी के लिए वो पैसे मुझे चाहिए थे। राजेश ठक्कर ने ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ दिया। आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर आप मेरी जमानत का विरोध क्यों कर रहे हैं? ये केस अब अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर में तब्दील हो गया, पर शरद सोलंकी अपने बयान पर अड़ा हुआ था कि उसने राजेश ठक्कर को नहीं मारा। मुझे फंसाया जा रहा है। गिरीश और उसके घर वाले मान गए हैं। शादी बिल्कुल सादगी से होगी। मम्मी, मेरे अंदर कुछ टूट सा गया है। ऐसे नहीं बोलते। राजेश का सपना था तेरी शादी अच्छे से हो, और इसके लिए वो मारे भी गए। हम सब दुखी है बेटा, अंदर से टूट गए हैं। पर राजेश की इच्छा थी जो कुछ भी हो तेरी शादी नहीं रुकनी चाहिए। मैंने थोड़े पैसे जेएस के पास रखे हैं। उसने वादा किया है कि वो 1 हफ्ते में लौटा देगा। जो भी हो पप्पा, प्रीति की शादी नहीं रुकनी चाहिए। काका, ये 75,000 राजेश ने मुझे 60 दिए थे 15 ब्याज के। काका, मैं इस समय बोलने का मतलब तो नहीं है, लेकिन बोलना चाहता हूँ मैं। ये राजेश को शरद भाई से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसे पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे बोलता, मैं लौटा देता ये वाले। बेटा जयेश, शायद राजेश को ये पता नहीं था कि 25,000 रुपये के लिए वो जानवर शरद सोलंकी उसकी जान ले लेगी। डिक्री, तेरे पप्पा जून की तारीख नहीं बदलेंगे। राजेश ने तय की थी, शादी उसी दिन होगी। मैंने पूरे अंबे नगर को खंगाला,
इस अमित जोशी और प्रीति ठक्कर का ऐसा कुछ लफड़ा उफड़ा सामने नहीं आया। इस प्रीति की तो अरेंज मैरिज हो रही है किसी गिरीश व्यास के साथ। तो फिर इतने संगीन मामले में अमित की तरफदारी क्यों कर रही होगी? बचपन से देखा होगा, कोई लफड़ा उफड़ा नहीं है, बस एक समझ होगी कि ये बंदा नहीं करेगा। और ऊपर से पूरा मोहल्ला कह रहा है कि हमले वाली रात अमित घर पर ही था। शरद सोलंकी पे कुछ ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा मैडम, लेकिन हर एक आदमी यही बात कह रहा है कि एक नंबर का चंट और चालाक आदमी है। और मुझे भी लगता है कि पूरी साजिश इसी ने रची है। ये खुद राजेश भी यही कह गया। बाकी सबके भी स्टेटमेंट ले लो और चार्जशीट फाइल करो। हमने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी और अब इस केस में ट्रायल के लिए वेट कर रहे थे। सर 4 महीने हो चुके हैं मेरे क्लाइंट शरद सोलंकी को न्यायिक हिरासत में। उनकी जमानत की अर्जी बार बार नकारी जा रही है और हमें यहाँ एक बहुत बड़ा झटका मिलने वाला था। पुलिस ने इस केस में बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है, बस इसे ओपन और शट केस करार देकर मेरे क्लाइंट पर एक के बाद एक झूठे इल्जाम थोपे हैं और चार्जशीट फाइल की है। विक्टिम का डाइंग डिक्लेरेशन है हमारे पास, राइटिंग में भी और वीडियो में भी। कातिल को आइडेंटिफाई भी किया गया है और उसका नाम भी लिया गया है। योर ऑनर, विक्टिम और आई विटनेस इन दोनों ने हमलावर को रात के अंधेरे में देखा था, और वो भी चेहरा ढका हुआ हमलावर। अब अगर इस कोर्ट में मैं शरद सोलंकी के चेहरे पर एक पीला कपड़ा बांधकर उन्हें यहाँ लेकर आता हूं तो यहाँ बैठे सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सर गवाह बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुआ था, बल्कि इस केस में एक और सस्पेक्ट था, अमित जोशी, जिसका मुंह ढककर गवाह के सामने पेश किया गया, लेकिन गवाह ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शरद सोलंकी को ही आइडेंटिफाई किया। मेरे क्लाइंट शरद सोलंकी 3 मार्च 2017 के दिन और रात को वापी में ही थे, वडोदरा में थे ही नहीं। सर ये रहे उनके फोन रिकॉर्ड्स और ये उनके पार्टनर हरीश वाघेला और उनके फाइनेंसर बच्चू भाई शाह के स्टेटमेंट्स। योर ऑनर, सेलफोन वापी में भी रखा जा सकता है। पार्टनर और फाइनेंसर के बयान झूठे भी हो सकते हैं। क्या पुलिस ने सूरत हाईवे के पास जो ढाबा है वहां पर वेरीफाई किया? नहीं किया। जबकि मेरी क्लाइंट की वाइफ श्रेया ने 4 तारीख को रात को 12:15 बजे मेरे क्लाइंट को कॉल किया था, जब वो वापी से लौट रहे थे और सूरत हाईवे के पास किसी ढाबे पर डिनर ले रहे थे। अब इस बात का जिक्र पुलिस की चार्जशीट में कहीं पर है ही नहीं। और सर एक और बात, उस मोटरसाइकिल का क्या हुआ जो कातिल ने कत्ल के वक्त इस्तेमाल की थी? क्योंकि मेरे क्लाइंट को तो मोटरसाइकिल चलानी आती ही नहीं है, उनके पास 2 व्हीलर का लाइसेंस तक नहीं है। अप्रोच सर। देखो, विक्टिम का डाइंग स्टेटमेंट एक मजबूत एविडेंस है, ये बात आप दोनों एग्री करेंगे, लेकिन फैसला सुनाने के लिए ये काफी नहीं है। सर पुलिस के पास अब ठोस और कुछ भी नहीं। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी बहुत कच्ची रही है सर। इस चार्जशीट के बेसिस पर इस केस को ट्रायल पे ले जाना और एक्यूज्ड को बेल ना देना, ये बात बनती नहीं है सर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कल कोर्ट में पेश करो। आज के जमाने में फोन रिकॉर्ड्स को सबसे ठोस सबूत माना जाता है, यह साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी लोकेशन पर मौजूद था या नहीं। आपने एक्यूज्ड की फोन लोकेशंस और एक्यूज्ड और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत को फोन रिकॉर्ड्स के थ्रू वेरीफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि सर हमें मजबूत अंदेशा हो रहा था कि एक्यूज का वापी में होना, सूरत हाईवे पर होना, ये एक साजिश थी, प्लान था। फिर भी तहकीकात की कड़ियां जोड़ने के लिए आपको अपने हर अंदेशे को सबूत के साथ पेश करना था। सर विक्टिम ने मरने से पहले एक्यूज का नाम और कत्ल का मकसद दोनों साफ साफ बता दिया था। वो सब हम जानते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन पीड़ित के बयान के अलावा इस केस से जुड़े हुए हर पहलू को वेरीफाई किया जाता है कि नहीं, ये पुलिस का रेगुलर प्रोसीजर है या नहीं है? है सर। ये कोर्ट इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है। 3 हफ्ते के बाद हम इस केस को फिर से सुनेंगे। तब तक एक्यूज्ड, मैं संदिग्ध कहना चाहूंगा, संदिग्ध मौकाए वारदात पर मौजूद था, इस बात का ठोस सबूत आप पेश करेंगे इंस्पेक्टर। तब तक के लिए अदालत शरद सोलंकी को जमानत देती है। हमें नहीं मालूम था अब इस केस में नया क्या हाथ लगने वाला था। हमें नहीं मालूम था कि पीड़ित राजेश ठक्कर की डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा कौन सा सबूत हमें शरद सोलंकी का गुनाह साबित करने में मदद करने वाला था। चाय। अविनाश भाई कह रहे हैं कि चिंता मत करो,
लेकिन कैसे चिंता ना करूं, बताइए आप। चिंता मत कर श्रेया, कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। सर मैंने अपने पहले ही बयान में आपको बताया, सूरत हाईवे पर है जय माता दी ढाबा। आप मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? यही जानने के लिए कि आपको कहीं ढाबे का नया नाम तो नहीं सूझ रहा है। मैंने आपको जो भी बताया उसमें झूठ का एक कतरा भी शामिल नहीं है। मेरी शरद के साथ सिर्फ और सिर्फ धंधे में भागीदारी थी। उसकी निजी जिंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। शरद रात को 12:45 पर सूरत हाईवे पर हरीश वाघेला के साथ जहां तुमने डिनर किया था, उस ढाबे का नाम क्या था? जय माता दी ढाबा। हम जब भी वापस से लौटते थे हमेशा वहीं खाना खाते थे। तो हमेशा रात को 12:15 पर ही डिनर करते होगे? आपने दिल से ठान ली है कि मुझे गुनहगार साबित करना ही है, लेकिन उससे पहले आप एक बार जय माता दी ढाबा जाइए, उससे लगकर जो गराज है वहां भी इंक्वायरी कीजिए। हरीश भाई की गाड़ी का पंक्चर हमने वहीं बनवाया था। सर शरद सोलंकी के फोन की लोकेशन 3 मार्च की रात 12:15 बजे सूरत हाईवे पर ही है। अगर ये सब कुछ प्लान्ड है तो फोन लोकेशन तो वो होना ही था। श्रेया सोलंकी के फोन की लोकेशन घर पर ही है, यहीं वडोदरा में? जी सर। फोन की लोकेशन X है तो जरूरी नहीं है कि फोन का मालिक भी वहीं हो। फिर भी हमें सूरत के हाईवे के पास वाले जय माता दी ढाबा जाना ही है, सबूत इकट्ठा करने की। शरद और हरीश वाकई में वहां खाना खा रहे थे, हरीश की गाड़ी में वाकई में पंचर हुआ था। अब की बार कोर्ट में डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर इनके नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये लोग अक्सर यहाँ रुकते हैं खाना खाने के लिए। अरे मैडम कैसे याद रहेगा 5 महीने पहले का पंक्चर? अगर कोई अनोखी गाड़ी होगी, बड़े आदमी की बड़ी गाड़ी होती तो फिर भी शायद याद आता। सर उतना भी याद नहीं है कि 3 मार्च की रात को 12:15 पे ये लोग आए थे कि नहीं आए थे। जरा सा भी याद नहीं है? नहीं सर, सॉरी। मेरी याददाश्त पंक्चर होगी तो क्या हुआ मैडम, ढाबे की CCTV को सब मालूम होगा, कैमरे में सब कुछ कैद होगा। हाँ सर, CCTV तो है। 3 मार्च की रात 12 बजे से 1 बजे तक की पूरी फुटेज निकलवाओ अभी। CCTV फुटेज ने एक बात साबित कर दी कि हमसे तहकीकात में वाकई में लापरवाही हुई थी। फुटेज देखकर हम दंग रह गए। सर वडोदरा से सूरत हाईवे के पास वाले ढाबा तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है, कम से कम 2.5 घंटा लगता है। सर राजेश पर हमला हुआ रात को 11 बजे वडोदरा में, और शरद इस ढाबे पर था रात को 12:05 पर। सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट में वडोदरा से इस ढाबे पर पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। सर फुटेज में रात 12:15 बजे शरद फोन पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वाइफ का फोन था, उसके और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स में एक कॉल शो भी हो रहा है। तो फिर मरते मरते राजेश ठक्कर ने शरद सोलंकी का नाम क्यों लिया? झूठ बोला उसने शरद को फंसाने के लिए। लगता तो ऐसा ही है सर। मेरे साथ इतना बदसलूक किया, मेरा चेहरा ढका, बकवास की, धमकियां दी, इतने दिन में जेल में सड़ा, इसकी क्या भरपाई होगी सर? गलती हुई है हमसे शरद, उसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। आपने मेरा वक्त जाया किया, मेरी खोई हुई इज्जत वापस मांगता हूं मैं। दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना पक्का है कि हमें गुमराह किया गया। एक बात बताइए सर, आपने मेरा चेहरा ढका और एक चश्मदीद गवाह को मेरे सामने पेश किया, फिर वो कौन सा था जिसने ये कहा कि वो पीले कपड़े वाला आदमी मैं हो सकता हूं? वो पंकज था, पंकज राजेश का दोस्त। कहीं वो पंकज गुप्ता तो नहीं जो कंचन पार्क में रहता है? हाँ वही था। तुम जानते हो उसे? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 1.5-2 साल पहले नौकरी करता था मेरे यहाँ। पंकज का हाथ हो सकता है इसमें? कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब, पहले आप मेरे खिलाफ एक गवाह पैदा करते हैं, फिर मुझे से पूछते हैं कि वो गवाह गुनहगार तो नहीं। क्या तरीका है काम करने का? इससे अच्छी तहकीकात तो मैं खुद कर लेता। पंकज गुप्ता को बुलाओ। वो कौन है? और तू कौन है? सर मेरा नाम नितिन कुमार है।
और मैं यहाँ 3 महीने से किराए पे रह रहा हूँ। अपने मकान मालिक का फोन नंबर दे जल्दी। તમે જો ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। सर पंकज गुप्ता का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुरंत फोन रिकॉर्ड लिख लो। इस केस में हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, एक के बाद एक। अगर ये केस ढंग से हल नहीं हुआ तो हमारी काबिलियत पर हमेशा के लिए सवालिया निशान लग जाएगा। इस पंकज गुप्ता को कैसे भी हो घसीट कर हमें हिरासत में लाना। लगभग 3 साल तक मेरे यहाँ किराएदार था। अभी भी 3 महीने पहले यानी मई महीने में ही चला गया। लेकिन एग्रीमेंट पर तो घर का एड्रेस सिर्फ दिल्ली लिखा है। हाँ वो गलती हो गई, पूरा पता लिखना चाहिए था। अब एक काम कीजिए ना, जयेश ओला से मिलिए। उसके एसी सर्विसिंग यूनिट में ही काम करता था पंकज। जयेश्वर तुम ही हो? हाँ जी साहब, क्या हुआ साहब? ये पंकज गुप्ता ने नौकरी छोड़ दी क्या? साहब वो तो मई महीने में अपने घर चला गया था। दिल्ली? हाँ जी दिल्ली। दिल्ली का एड्रेस है? नहीं साहब। क्या हुआ साहब? राजेश ठक्कर को जानते हो तुम? वही राजेश ने जिसका मर्डर शरद सोलंकी ने किया है ना। झोल है कुछ, और ये हमें पंकज से जानना है कि झोल क्या है। पंकज को मैं पिछले 1.5 साल से जानता हूँ, जब से उसने शरद भाई की नौकरी छोड़ी थी और मेरे पास काम मांगने आया था। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ साहब। ऐसा भी क्या हुआ था? राजेश का तो समझ में आता है, लेकिन पंकज आपको इसमें क्यों फंसाना चाहता था? पंकज जा चाय बोल क्या। खाना खत्म करके जाता हूँ। अबे अंदर कस्टमर बैठा है, तेरे को खाने की पड़ी है, जाना चाय बोल के आना। बोला ना शरद भाई खाना खत्म करके जाता हूँ। हो गया खाना, अब जा चाय बोल के आ। अरे आंसू शरद भाई, ऐसे कोई खाना फेंकता है क्या? ये जो खाना तेरे मुंह में तू ठूंस रहा है ना, वो मेरे पैसों से आता है। मैं उसे फेंक दूं या जला दूं मेरी मर्जी। चल जा चाय बोल के आ। नहीं लाऊंगा। नहीं लाएगा? तेरा बाप तो नौकर जो हो, काम करता हूँ मैं यहाँ पे, नौकर नहीं उतरा। अबे निकलना यहाँ से, उठा तेरा टिफिन और भाग यहाँ से। अरे नहीं करना काम तेरे पास, चल साले। हाँ तो मत करना, उठा ये तेरा टिफिन, आज के बाद नजर नहीं आना मुझे। उस झगड़े के गुस्से में पंकज ने इतनी बड़ी साजिश रची। लोग गुस्से में क्या नहीं कर जाते, लेकिन राजेश को क्या फायदा हुआ अपने आप पर अटैक करवा के? वो भी ऐसा जिसमें उसकी जान चली गई। मतलब क्या वो पंकज की बातों में ऐसे ही आ गया? सर इस बार वाकई में हम लोग बहुत बुरी तरह चूके हैं। ये पंकज के फोन रिकॉर्ड्स हैं सर, पूरा कच्चा चिट्ठा इसमें है। पूरा खेल उसी ने रचा था सर। क्या खेल? सर हमने राजेश पे अटैक की टाइमिंग 11 बजे की पकड़ी थी, क्योंकि पंकज ने 11:03 पे कंट्रोल रूम में फोन किया था। आगे? पंकज ने एम्बुलेंस को 10:40 पे ही फोन कर दिया था सर। हमला होने से पहले ही एम्बुलेंस को फोन? ऐसा कौन करता है सर? हेलो, यहाँ परिमल रोड पे अम्बेनगर के पास एक एम्बुलेंस भेजिए। एक आदमी पर चाकू से हमला हुआ है, बहुत खून बह रहा है, जल्दी भेजिए। तो पीले गमछे वाला बाइक पर आया हुआ हमलावर मनगढ़ंत हो सकता है, लेकिन सर राजेश इस प्लानिंग में शामिल क्यों होगा? वो खुद के कत्ल का झूठ क्यों बोलेगा? शायद राजेश और पंकज के बीच में कोई साठगांठ हो, इस शरद सोलंकी को फंसाने के लिए। मतलब सिर्फ शरद को फंसाने के लिए राजेश ने खुद पर ऐसा हमला करवाया? राजेश ने झूठा बयान दिया? जी, शरद सोलंकी उस रात उस वक्त वडोदरा में था ही नहीं। पर क्यों? प्रीति, कविता जी, राजेश ने अपनी जान गंवाई, झूठा बयान दिया। क्या पंकज के साथ उसकी कोई साठगांठ थी? कैसी साठगांठ? मैडम मेरे भाई की जान गई है। ये तो पंकज गुप्ता ही बता सकता है, लेकिन राजेश के मरने के बाद से वो फरार है। हमें पता चला है कि वो दिल्ली का रहने वाला है। क्या आप लोग जानते हैं कि वो दिल्ली में कहाँ रहता है? पंकज के फोन रिकॉर्ड्स बारीकी से खंगालने पर हमें एक दिल्ली का नंबर मिला, जो उसकी माँ का नंबर निकला। हमने एड्रेस निकाला और दिल्ली पहुंचे, पर केस अभी क्लोज होने से काफी दूर था। हम पंकज की तलाश में एक अजीब सी अंधी गली में गुमराह हो गए। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने साहब? पंकज शायद किसी जुर्म में शामिल है। कहाँ है वो? वो मई महीने में आया था घर पे वडोदरा से, पूरा 1 हफ्ता रहा यहाँ, बिल्कुल मायूस। उसने घर से बाहर एक कदम तक नहीं निकाला था। क्या हुआ है बेटा? कुछ तो बोल। उस पूरे हफ्ते ना दोस्तों से मिलने गया, ना काम की तलाश की,
मैंने लाख कोशिश की पता करने की कि माजरा क्या है, पर उसके बर्ताव से लग रहा था कि उसने कुछ खोया है और किसी को उस बारे में बता नहीं पा रहा है। पंकज इस वक्त कहाँ हो सकता है शीला जी? घर से निकलते वक्त उसने एक शब्द नहीं कहा था। मैं जब वो यहाँ से निकला उसके बाद से कोई कॉल किया आपको उसने? नहीं ना, तभी तो मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने कितने बार फोन लगाया उसे, पर उसका फोन बंद ही आ रहा है। सर पंकज की माँ की फोन रिकॉर्ड चेक करें, वो सही बोल रही है। फोन टैपिंग पर डाल दिया उसने कहा पंकज मायूस था। हाँ। सर ये बंदा जो हुआ कहीं उसे लेकर बहुत दुखी तो नहीं हो गया? और प्लान क्या था इसका और राजेश का मकसद क्या था? हमें इस पंकज को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। साहब मेरी ऐसी कोई दोस्ती नहीं थी उससे जो नौकरी छोड़ने के बाद मुझसे कांटेक्ट करे। जयेश, मुश्किल घड़ी में इंसान हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर तुम्हें उसका फोन आए तो उसे बोलना नहीं कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, बस हमें इन्फॉर्म करना तुरंत। जी साहब ज़रूर, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं साहब। साहब लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि पंकज और राजेश ने ऐसा किया क्यों? जब तक पंकज हाथ नहीं लगता हमें इस साजिश का मकसद ही पता नहीं चलता, जिसमें मौत दो में से एक षड्यंत्रकारी राजेश ठक्कर की ही हुई थी। दूसरी ओर पंकज की मां का फोन 24 घंटे निगरानी पर था, पर पंकज ने एक बार भी उसे कॉल नहीं किया। हमारी दिल्ली की टीम ने पंकज को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कोई भी लीड हाथ नहीं लगी। समय गुजरता गया। हमें अब ऐसा महसूस होने लगा कि शायद पंकज कभी हाथ नहीं आएगा। साजिश फेल होने की मायूसी में, या फिर वो कहीं और जाकर बस गया था, अपनी मां से भी दूर, या फिर कुछ और ही हुआ था। ये हमें पता चला पंकज की खोज के 6 महीने होने के बाद, जब जुर्म को 1 साल हो गया था। आखिरकार पंकज हमें मिल गया जब वो खुद से अपने घर लौटा। आखिरकार पंकज हमें मिल गया जब वो खुद से अपने घर लौटा। नहीं साहब, पंकज ने फोन किया ही नहीं साहब, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी फोन करेगा वो। बिल्कुल सही कह रहा तू जयेश, पंकज आगे तुझे कॉल करेगा भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे, क्योंकि तुम दोनों जेल में साथ में रहोगे, बातें तो आमने सामने ही हो जाएंगी। साहब मैं कुछ समझा नहीं साहब। लॉकअप में चल साले, सब समझाता हूँ तुझे, चल। अरे हद है साहब, साहब पंकज को पकड़ नहीं पा रहे तो मुझे बकरा बना रहे साहब आप। पंकज को धर लिया हमने और उसका मुंह भी खुलवा दिया, अब तेरी बारी है। हमें नहीं मालूम था कि राजेश मर जाएगा, वो हमारे प्लान में था ही नहीं। ये हमें कौन कौन लोग शामिल थे पंकज? मैं और वो जयेश वोरा। क्या? जयेश वोरा जो एसी सर्विसिंग यूनिट चलाता है? हाँ वही सर, वो भी शरद भाई को जान से मार देना चाहता था। उसने ये काम मुझ पे सौंप दिया, लेकिन मैं नहीं मार पाया। हथियार के इंतजाम के बाद भी मुझसे नहीं हो पाया। जयेश भाई ठोक दिया? अबे ठोक दिया क्या कुत्ते को? नहीं जयेश भाई, ये साले मेरे हाथ कांप गए। कितना पैसा खर्च किया मैंने बंदूक खरीदने में पता है? हाथ कांप गए। साला दिमाग खराब कर। और तुझे भी पैसा दिया ना मैंने, निकाल एक एक पैसा निकाल। सु पैसा करो जो जयेश भाई, भेज दिए दिल्ली अपनी माँ को मैंने। वो सब कुछ रेडी होने पर भी तू नहीं कर पाया ना? नहीं मार पाया। जाओ ना फिर आप जाके मार के आओ। अगर मैं कर पाता तो तुझे काम क्यों देता? और साला तू भी गुस्सा था ना उससे? हाँ लेकिन जयेश भाई खून करने जितना नहीं था। साहब ये शरद सोलंकी है ना, एक नंबर का इंसान है साहब। ये कोई दूध का दूल्हा नहीं है साहब। तेरी क्या दुश्मनी थी उसके साथ? साहब मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था जिसके लिए पैसों की जरूरत थी, तो मैंने अपने गहने उसके पास गिरवी रख दिए साहब, जिसकी कीमत 8 लाख थी और उसने मुझे 5 लाख दिए साहब। 2 महीने क्या लेट हो गए उसके पैसे लौटाने में। मेरे गहने बेचने निकला था, 8 लाख के गहने साहब। जैसे तैसे हाथ पैर मार के मैंने उसके पैसे लौटा भी दिए, तब भी मेरे गहने वापस नहीं कर रहा था। ये सब तूने किया ना? अरे शरद भाई, ये तो फिल्म का ट्रेलर है, और आपसे ही तो सीखा है कि ऐसे लोगों की फाड़ते हैं। पुलिस तुझे फाड़ेगी। अरे शरद भाई, पुलिस वो कुल्हाड़ी है जो आप अपने पैरों पर मार रहे हैं। पुलिस मेरी फाड़ेगी ना, तो मैं भी तो अपना मुंह फाड़ूंगा।
मैं भी तेरा नुकसान कर सकता हूँ। वो जब आप कल आएंगे ना यहाँ पे तब दिख जाएगा। आज तो बोर्ड उतारा है नीचे, लॉक चेंज किया है। कल का पूरा प्लान है, आपकी एक एक क्लाइंट को फोन करके बता दिया जाएगा कि आपका धंधा चौपट हो गया, आपके सारे पैसे डूब चुके हैं। फिर देखना यहाँ पे कैसी लाइन लगती है और आपके कपड़े कैसे फटते हैं। मैंने आपका पूरा पैसा लौटा दिया, अब आप भी मेरे गहने लौटा दो और किस्सा खत्म करो, वरना 8 लाख के चक्कर में आपका दुगना नुकसान कर सकता हूं। साहब मैंने फिल्मों वाले गुंडों के जैसे उसको धमकाया, तब जाके उसने मेरे गहने वापस किए। साहब ये एक नंबर का लीचड़ हरामखोर आदमी है साहब। तो इस सब में राजेश को बलि का बकरा क्यों बनाया? बलि का बकरा बनाने का कोई प्लान ही नहीं था साहब, सब गड़बड़ हो गया बुरी तरह। राजेश को भी शरद भाई से रंजिश थी, जयेश भी बदला चाहता था और मैं भी उसे तड़पते देखना चाहता था। इसलिए मैंने राजेश को अंदर खींचा और हम लोगों ने प्लान बनाया जिससे शरद भाई को जेल होती। सर हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये कुत्ता जेल जाए और सड़े वहां बस। देख राजेश, तू डर मत, बिल्कुल मत डर, जरा सा घाव होगा बस, है ना? और उसके बाद हम सारा जिम्मा शरद सोलंकी पे डाल देंगे। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे 50,000 चाहिए। प्रीति की शादी के लिए जितना इकट्ठा हो सका मैंने किया, बस 50,000 और हो जाए तब मम्मी पापा दोनों चैन से जिएंगे। लेकिन साला ये शरद पहले से मेरे 25,000 खा बैठा है। हाँ तो तभी तो बोल रहे हैं, हम तीनों मिलकर उसको सबक सिखाएंगे ना। और देख 50,000 मैं तुझे दूंगा, ठीक है? बस एक बार ये शरद सोलंकी को हथकड़ी लग जाए बस। टहलने जा रहा हूं, आधे घंटे में लौटूंगा। पूरी प्लानिंग 3 मार्च की रात के लिए की गई। राजेश रोज की तरह खाना खाने के बाद टहलने निकला, पर इस बार साजिश के तहत वो पान की दुकान के सामने से गुजरा जब पंकज भी वहीं था, ताकि बिरजू गवाह बन सके और पुलिस को एक रोजमर्रा की रात की कहानी बताए, जो दरअसल एक क्रिमिनल षड्यंत्र था शरद सोलंकी को फंसाने का। हाँ पंकज शुरू हो जा, चल निकालना छुरा। देख पंकज, संभल क्या, ऊपर ऊपर से, बिल्कुल हल्के से। हाँ हाँ हाँ, अब रुक मत ना, छुरा चला, एम्बुलेंस आने के पहले खत्म करना चाहिए। सही किया, अभी जैसा प्लान किया ना वैसा वैसा करेंगे, ठीक है? बचाओ। राजेश मर जाएगा कभी ये सोचा ही नहीं था सर। हाँ साहब, और ये भी नहीं सोचा था कि उसी रात शरद वडोदरा में नहीं होगा। पता होता तो किसी और दिन प्लान करते। शायद करते साहब, लेकिन एक बात बोलूं, मैंने अपना वादा निभाया। ये राजेश के घर वालों को मैंने 50,000 रुपए दिए, दरअसल उससे ज्यादा ही दिए साहब, 75,000 दिए। दिल क्या पाप, झाड़ दिया पल्ला। इतना भद्दा और बेवकूफी भरा प्लान बनाया और इतना खतरनाक भी। क्या हुआ? पंकज को पकड़ा? प्लान जयेश का था, वो मुझे फंसाना चाहता था। जयेश वो रहा अपना। हाय राम, अच्छा हुआ जो उस दिन आप वापी चले गए थे। बच गया, इससे पहले उन्होंने मुझे मार डालने का प्लान भी बनाया था, हथियार भी खरीदा था उन्होंने। राजेश का परिवार उसकी इस साजिश में भागीदारी को कबूल ही नहीं कर पाया। वो भी उसने ये सब कुछ प्रीति की शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए किया। एक भयंकर साजिश में शामिल हुआ जिसने उसी की जान ले ली। और लंबे अरसे तक हम भी इस केस में गुमराह होते रहे, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन में वाकई में कुछ गंभीर खामियां रही थी। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो फिर हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं। हेलो, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं शादी की बात करता हूँ तुम चुप हो जाती हो? शादी से ऐतराज नहीं है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ तो शर्त बोलो ना। ये आसान नहीं है। एक बार बोल कर तो देखो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। किसी को मारना होगा, जान लेनी होगी किसी की। अब तुम चुप हो गए। ये कैसी शर्त है? मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, तो उसे मेरी जिंदगी से निकालना ही होगा। क्या तुम ऐसा कर
बॉडी शेमिंग, किसी के शरीर को लेकर उसे शर्मसार करना एक बहुत ही घटिया प्रथा है और पीड़ित के लिए बेहद दर्दनाक होता है। किसी के वजन, कद, रंग या किसी भी जिस्मानी पहलू को लेकर उसका मजाक उड़ाना, उसे छलना, उसे टॉर्चर करना उस इंसान को गहरे मानसिक घाव दे सकता है। उस इंसान में नेगेटिविटी भर जाती है और ये नेगेटिविटी जहरीली होती है। Cheers! अक्षय कट लेते यार, चल। नहीं बे, पुलिस को फोन करते हैं। क्या बक रहा है यार? अरे सही कह रहा हूँ नवीन, हम लोग हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं, घूम फिर कर अपने पे ही शक आए, लग जाएगी अपनी। ठीक है, कर दे। मैडम हमने चेयर्स किया ही था जब फायर की आवाज़ सुनी, तो हमने बाहर आकर देखा तो एक बाइक को जाते हुए देखा मैडम। ना तुमने बाइक का नंबर देखा और ना चलाने वाले की शक्ल? नहीं मैडम, जब तक हम यहाँ पहुँचे तो बाइक काफ़ी दूर चली गई थी। आदमी है या औरत कुछ पता ही नहीं चल सका। क्या करते हो तुम दोनों? मैडम हम दोनों केडी पिज़्ज़ा के डिलीवरी बॉय हैं। आज हमारा ऑफ था तो यहाँ बियर पीने आए थे मैडम। हर ऑफ पर यहीं आते हो? जी मैडम, लगभग। नाम विजय देशपांडे, अहमदाबाद से, एसके मार्केटिंग में सीनियर सेल्स मैनेजर। सर मोबाइल मिला है सर, लॉक है। हेलो। हाँ, काम हो गया। ठीक है, बाद में बात करेंगे। बाय। सर इस आईडी पर 2 नंबर्स दिए गए हैं, दोनों ट्राई करते हैं। ये तो विजय का ही नंबर है। दूसरा नंबर ट्राई करो, जो लिखा ऑल्टरनेट नंबर है। हेलो, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्वेता चौहान बोल रही हूँ, पंचम नाका पुलिस थाने मुंबई से। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किससे हो रही है? जी मैं कंचन देशपांडे बात कर रही हूँ। क्या बात है मैडम? आप विजय देशपांडे की रिलेटिव हैं? जी मिसेज है उनकी, पर बोलिए तो मैडम क्या बात है? मैं आपको एक फ़ोटो भेज रही हूँ, आप ज़रा देखकर बताइए वो आपके पति की है या नहीं। क्या फ़ोटो? कैसी फ़ोटो? मैडम आप सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि बात क्या है? हमें आपके हस्बैंड का आईडी कार्ड मिला है जिसकी फ़ोटो एक लाश से मैच होती है। से फोन था? क्या हुआ? कुछ तो बोल। अरे बेटा बोल ना।
अभी तक ये पता नहीं चला है। हमें इनकी लाश घोड़बंदर के आगे खंडर के पास मिली। विजय की कोई मीटिंग थी थाने में। क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी इनकी। कल शाम 6 के आसपास बात हुई थी फोन पे। कौन से क्लाइंट के साथ मीटिंग थी? कुछ बताया था विजय ने? मीटिंग के बाद कहाँ जाने वाला था? मीटिंग के बाद सीधे होटल रूम आ गए थे। उसके बाद ही बात हुई थी मेरी। सर, मिस्टर विजय देशपांडे ने 10 जून की सुबह चेक इन किया था। अहमदाबाद से उनके ऑफिस एसके मार्केटिंग ने ऑनलाइन बुकिंग करवाया था और सर अगले ही दिन 11 जून की शाम को उन्होंने अपना की कार्ड रिसेप्शन पर दिया था। चेकआउट किया था? नहीं सर, चेकआउट नहीं किया था। किसी के साथ थे वो? सर मुझे लगता है अकेले थे, क्योंकि सर अकेले ही गए थे बाहर। मुझे कल शाम की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी श्योर सर, मैं सारा फुटेज एक पेन ड्राइव में डाल के आपको दे देता हूँ। और विजय देशपांडे का रूम भी देखना है मुझे। क्लाइंट मीटिंग कितने बजे खत्म हुई? 3 बजे? यस इंस्पेक्टर, थाने में विजय की एक मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मेरी उससे बात भी हुई थी। विजय थाने में एक डील साइन करने गया था। ये प्रोजेक्ट वो सिंगल हैंडेड ही मैनेज कर रहा था। 12 जून की सुबह को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो अहमदाबाद लौटने वाला था। 11 की शाम को विजय ने किसी पर्सनल मीटिंग की बात की थी? अब सब पर्सनल मीटिंग होती तो हमें बताने की क्या जरूरत थी। विजय हमारी कंपनी का सीनियर सेल्स मैनेजर था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। पूरा ऑफिस शॉक में है। वाइफ का कहना है कि पीता नहीं था। शायद सही कह रही है। ब्लड स्ट्रीम में कोई अल्कोहल ट्रेसेस नहीं मिले। फायरिंग होते ही गवाहों ने हमें फ़ोन किया था। जब लाश मेरे टेबल पे आई थी तो 2.5 से 3 घंटे पहले मौत हो चुकी थी। उन लोगों ने हमें शाम को 7:30 बजे फ़ोन किया था और इस बंदे का होटल उस खंडर से 30-40 मिनट की दूरी पर है। कल शाम को विजय से मिलने यहाँ रूम पे कोई आया था या आई थी? जी नहीं सर, आप एंट्रेंस और कॉरिडोर के साइड सीसीटीवी फुटेजेस देख लीजिए। उनका कोई पर्सनल गेस्ट अगर रूम में आए हो तो सर हमें नहीं पता, पर सर रिसेप्शन के थ्रू कोई नहीं आया था। कंचन जी, विजय के फ़ोन का पासवर्ड मालूम है आपको? जी नहीं सर। हमारी एक टीम पासवर्ड क्रैक करने पर लगी हुई है। कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। कंचन जी, आपने कहा कि विजय ने आपको कल शाम को 6 बजे के आसपास फ़ोन किया था। जी सर। हाँ, नेगोशिएशंस तो सारी हो चुकी है। बस एक फॉर्मेलिटी वाली डील साइन करनी है, उसके बाद सीधे घर। तो ये डील साइन हुई है, मतलब अब तुम्हारा मुंबई अप डाउन शुरू हो जाएगा? हाँ कंचन, मुंबई आना जाना तो रहेगा ही, पर कितना ये कंपनी पर डिपेंड करता है। क्या है, मैंने एक अच्छी टीम मांगी है, पर कैप्टन तो मैं ही हूँ ना। ये प्रोजेक्ट A to Z मैंने इनिशिएट किया है, तो लीड भी मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे पता लगाना था कि कहीं उन्हें 12 जून के बाद भी ना रुकना पड़े। कंचन जी, जिन लोगों ने हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म किया, उन्होंने हमें बताया कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ से कोई बाइक पर भाग निकला। तो जाहिर सी बात है, आपके पति विजय उस बाइक वाले के साथ उस खंडर पर आए होंगे। आपको कुछ आइडिया है ये बाइक वाला कौन हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। यहाँ थाने घोड़बंदर में आपके पति विजय पहले भी आते जाते रहते थे काम के सिलसिले में? कई बार। यहाँ कोई दोस्त है थाने मुंबई साइड? सबका तो पता नहीं, पर एक दिलीप है, वो हमारे घर भी आया हुआ है अहमदाबाद में। पूरा नाम, नंबर है? दिलीप बोरकर है पूरा नाम। नंबर देती हूँ। हेलो, दिलीप बोरकर। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्वेता चौहान बोल रही हूँ, पंचम नाके पुलिस स्टेशन थाने से। क्या हुआ मैडम? विजय देशपांडे दोस्त है तुम्हारा, एसके मार्केटिंग अहमदाबाद वाला? जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा दोस्त है। उसका मर्डर हुआ है। क्या? ऐसे कैसे मर्डर? कल ही तो मेरी बात हुई थी विजय से। कल यानी 11 तारीख को? जी हाँ मैडम, 11 जून को शाम को लगभग 5 बजे तो मेरी विजय से बात हुई थी, और आज 12 तारीख की दोपहर को अहमदाबाद वो अपने घर लौटने वाला था। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? और मैडम, कंचन ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोला। दिलीप, तुम कितनी जल्द से जल्द यहाँ थाने पहुँच सकते हो? मेरा ऑफिस BKC में है। समय तो बहुत बुरा ट्रैफिक होगा, आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, जल्दी आओ। मुझे पता था विजय की मर्डर की तहकीकात को मेरे दरवाजे पर आना ही आना है, इसलिए मैंने हर कदम बड़ी बारीकी से प्लान किया था, A to Z। मुझे ना 4:05 पे वागले स्टेट से यहाँ होटल पहुँचने के लिए प्रीपेड टैक्सी ली। टैक्सी वाले ने बताया कि वो अकेला था।
सीसीटीवी में भी कोई विजिटर नहीं दिख रहा। और विजय यहाँ से निकलता कितने बजे? 6:40 में, अकेला। होटल की लॉबी में भी वो अकेला ही है। वेटिंग एरिया में भी उससे कोई नहीं मिला। बाहर की सीसीटीवी में भी उससे कोई नहीं मिला, वहाँ पे भी वो अकेला ही है। पर विजय रास्ते में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिला ज़रूर होगा। उसकी बाइक पर डबल सीट बैठकर उस खंडर तक गया और उसने विजय को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट कर दिया। फॉरेंसिक लैब से विजय के फ़ोन का पासवर्ड क्रैक होकर आता ही होगा आधे घंटे में। मैं उसका कॉल रिकॉर्ड फॉलो कर रही हूँ। इस वक्त हम सिर्फ 2 कॉल्स के बारे में जानते हैं। लगभग 5 बजे दोस्त दिलीप का फ़ोन और 6 बजे बीवी कंचन का। और भी कॉल्स हुए होंगे। विजय ने पक्का कोई ना कोई मीटिंग प्लान की थी और ये मीटिंग पूरी तरह से गलत गई। नमस्कार काकी। काका ये सब कंचन, ये सब क्या हो गया? कल 11 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे तो मैंने उसे फोन किया था। बोला कि हम मिल नहीं पाए, दोनों बहुत बिजी थे, अगली बार पक्का मिलेंगे। क्या पता था विजय की आखिरी ट्रिप है। मैं सारे जवाबों के साथ रेडी था। वो सारे जवाब जो उन्हें मुझ पर शक करने का कोई चांस ही नहीं देते। ये दिन मर्डर के लिए काफ़ी पहले तय किया गया था। मैंने विजय को शाम 4:55 को फ़ोन किया। हाँ दिलीप, कहाँ है? घर पर। मिलना है क्या? हाँ हाँ आता हूँ ना। एक्चुअली मैं तुझे फ़ोन करने ही वाला था। कुछ फिक्स हुआ क्या? हाँ यार, उसी बारे में बात करनी थी। एक्चुअली हमें चलकर एक ऑफिसर से मिलना पड़ेगा। ग्रेट, तो आज ही मिलके डन करते हैं ना। मैं भी फ्री हो गया हूँ। अच्छा, तो वेलकम होटल से बाहर निकलेगा ना तो राइट ले लेना। जैसे ही राइट लेगा टी पॉइंट आएगा तो वहीं वेट करना, मैं वहीं आता हूँ। और तुझे फ़ोन नहीं कर पाऊंगा यार, फ़ोन की लगी पड़ी है, बैटरी बिल्कुल डाउन है। ठीक 6:50 में मिलते हैं, वहीं से ऑफिसर को मिलने चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। आई, मैं आधे घंटे में आता हूँ। बरं जाऊन ये। मेरी प्लानिंग ही ऐसी थी कि एक भी ऐसा सुराग पीछे छूटने वाला नहीं था जो पुलिस को मुझ तक ला सकता। मेरे बयान के अलावा पुलिस के पास और कोई बयान नहीं होने वाला था। विजय अपनी कहानी सुनाने जिंदा ही नहीं होता ना। सर 10 तारीख को हमारी बात हुई, हम दोनों बिजी थे। 11 को भी बात हुई, हम तब भी बिजी चल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि उसके अगले मुंबई ट्रिप पर मिलेंगे। मुझे पता था कि मेरे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस वाले खंगालेंगे। उन्हें मेरा 11 तारीख की शाम का कॉल नज़र आता और उसके लिए मेरी स्टोरी बिल्कुल रेडी थी। सर, विजय देशपांडे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। शाम 6 बजे लास्ट कॉल हुआ था वाइफ कंचन को। उसके पहले 4:55 पर एक कॉल हुआ था 444-879-654 पे। दिलीप, ये तुम्हारा नंबर है? जी मैम, मेरा ही नंबर है। दिन में कोई कॉल हुई हो, शाम को कोई मीटिंग फिक्स हुई हो? दिन में जितने भी कॉल्स हुए वो विजय के अहमदाबाद वाले ऑफिस के कुलीग्स को हुए, सारे लैंडलाइन नंबर्स। दिलीप, तुम्हारी वजह से कब से दोस्ती है? गहरी दोस्ती थी? सर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लंबे टाइम से दोस्ती थी। सर मैं तो अहमदाबाद में उसके घर पर भी रह चुका हूँ, उसकी पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर दरअसल विजय अपनी वाइफ कंचन के लिए कोई सरकारी नौकरी तलाश रहा था। मैं भी उनकी जॉब के लिए ट्राई कर रहा था। विजय की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम जितना मैं जानता हूँ सर, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ जो विजय को इस तरह मार डालेगा। साहब वैसे तो मेरे बंदे सुपारी मार्केट को टटोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई एंगल होना ज़रूरी है। एंगल मिलेगा गुरु, हम ढूंढ रहे हैं। साहब एक बड़ी अजीब बात है, मारा सही इस विजय को, लेकिन इसकी पहचान मिटाने की कोशिश नहीं की गई। ना ही इसका चेहरा बिगाड़ा गया, ना ही इसका मोबाइल ले गया, ना ही इसका वॉलेट ले गया हत्यारा। हाँ, ये बात सबसे पहले हमारे जहन में भी आई थी। चोरी और लूट का एंगल तो लगभग बनता ही नहीं है, पर एक बात पक्की लग रही है, विजय को उस खंडर तक लेकर आया गया सिर्फ उसका मर्डर करने के लिए। अब पुलिस वाले मेरे फ़ोन रिकॉर्ड्स मंगवाएंगे, लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, लेकिन मेरे फ़ोन के ज़रिए इन्हें मैं विजय के मर्डर प्लेस के आसपास भी नहीं देखूंगा। कैसे देखूंगा? काम के वक्त मैं अपना मोबाइल तो अपने घर पर छोड़कर आया था,
यार दिलीप, तेरा ये गवर्नमेंट ऑफिसर दोस्त यहाँ मिलने के लिए बोला है क्या? हाँ? नहीं मतलब इस वीराने में? हाँ, वो थोड़ा अजीब बंदा है। कह रहा था हमारे साथ किसी पब्लिक प्लेस में दिखना नहीं चाहता। पब्लिक प्लेस में नहीं मिलना चाहता था तो मेरे होटल के रूम पर आ जाता, हाँ? या कहीं बार में मिल लेता यार। मैं कह रहा हूँ ये प्लेस साली ना कुछ क्रिमिनल टाइप लग रही है मेरे को, जैसे कोई क्रिमिनल काम होने वाला हो यहाँ। लो, आ गया वो। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तू इतना जल्दी आएगा। चला कर खाना खा ले। आई नीचे ही था, कहीं गया नहीं था। हाँ, पर मैं लगा रही हूँ। कह रहे दिलीप, कैसा था दिन? वही बाबा, रोज की तरह काम। आई मेरे लिए अभी खाना मत परोसना, मैं बाद में खा लूंगा। सॉरी विजय, मुझे ये नहीं करना था। मुझे तुम्हें नहीं मारना था। ये उसकी मर्जी से हुआ है। वो चाहती थी कि ऐसा ही हो। विजय की ना तो ऑफिस में किसी से अनबन थी और ना ही किसी क्लाइंट से कोई बैर। बाहर भी कोई लफड़ा वगैरह नहीं था। प्रोफेशनली हैंडल करता था वो अपने सारे काम। बागले स्टेटमेंट जो आपका क्लाइंट है, उसके साथ 3:45 बजे मीटिंग खत्म। कोई अंदाजा है कि विजय उसके बाद किससे मिलने जा सकता है? अरविंद जी, देखिए सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काम के सिलसिले में तो उसकी किसी से मीटिंग नहीं हुई। मैंने अपने मुंबई के सारे क्लाइंट्स को फ़ोन भी किया। मेरे पास सबके नंबर है, आप चाहे तो आप भी बात कर लीजिए। और वैसे भी सर, टूटी फूटी बिल्डिंग के पास शाम के अंधेरे में कोई काम की मीटिंग तो होती नहीं। ये ज़रूर कोई पर्सनल मैटर ही है। विजय आपकी कंपनी में कब से काम कर रहा है? अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर दिया था। पत्नी कंचन से कनेक्टेड ना हो, ऐसा क्या पर्सनल एंगल हो सकता है? सर उसी से कनेक्टेड होगा। मैंने विजय के दोस्त दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। पत्नी कंचन और दोस्त दिलीप, इन्हीं दोनों की आखिरी बार बात हुई थी विजय से। और क्या बात हुई थी हमें उतना ही पता है जितना दिलीप और कंचन ने हमें बताया। अब विजय तो रहा नहीं अपने तरफ की कहानी सुनाने के लिए। सर मुझे लगता है कि या तो कंचन झूठ बोल रही है या दिलीप झूठ बोल रहे हैं, या ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अनबन? जी नहीं मैडम, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 4 साल हो गए आपकी शादी को, आप लोगों ने बच्चे नहीं किए। ये हमारा निजी फैसला था मैडम। विजय को अपनी जॉब में एक पोजीशन हासिल करनी थी। उससे पहले वो फैमिली नहीं शुरू करना चाहते थे। बच्चा कभी करना है, ये तो उन दोनों के बीच की प्राइवेट बात थी सर। उल्टा मैंने तो उन दोनों से ये कहा था कि ये मामले में देर मत करो, जल्दी कर लो। आपकी बहू कंचन का कहना है कि अभी बच्चा ना करने का फैसला पूरी तरह से आपके बेटे विजय का था। वो अपने काम में कोई पोजीशन हासिल करना चाहता था। नंदलाल जी, कविता जी, क्या ये बात सही है? इंस्पेक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि कंचन ने ही विजय को कुछ कर दिया? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मेरी बेटी अपने पति को मरवाकर भरी जवानी में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? अरे दोनों की रजामंदी से सारी कुंडली वुंडली मिला के ये रिश्ता तय हुआ था, और फिर 4 साल में एक बार भी कंचन ने किसी अनबन के बारे में बात नहीं की। देखिए, हम सवाल कर रहे हैं, जो भी सही जवाब है आप दे सकते हैं। कंचन विजय के साथ बहुत ही खुश थी, समझे आप? और ये जो आप बच्चा न करने की बात उछाल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप बेकार में ये अनुमान लगा रहे हैं कि कंचन ने इस बात को लेकर कुछ कर दिया होगा। अरे कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद क्यों मारेगा? बैठे बैठे अपना घर बर्बाद क्यों करेगा? मेडिकल प्रॉब्लम? जी नहीं मैडम, हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। और सुनिए, बात कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होती जा रही है। पर्सनल होना पड़ता है मैडम। आपके पति का मर्डर हुआ है, वो भी पहले से प्लानिंग के साथ। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। मैंने नहीं मरवाया अपने पति को। दिलीप बोरकर को शादी से पहले से जानती हो तुम? दिलीप को? जी नहीं मैडम, मैं तो उसे ठीक से जानती तक नहीं हूँ। वो विजय का पुराना दोस्त है और बस उसकी मदद कर रहा था। तुम्हें सरकारी नौकरी दिलाने में? विजय चाहता था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, और उसे लगा कि दिलीप मदद कर सकता है। हेलो, सब इंस्पेक्टर काले बोल रहा हूँ। हाँ जी काले साहब, कहिए। तुमसे दोबारा से बात करनी थी। पूछिए। थाने आ सकते हो अभी?
अभी सब थोड़े अर्जेंट डिस्पैचेस हैं, 1-2 घंटा लगेगा फ्री होने में। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, मेरे और दिलीप के बीच में कुछ भी नहीं है। उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं और वह अहमदाबाद में बात कर रहा था मेरी जॉब के लिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विजय का अच्छा दोस्त था। तरुण पवार कौन है? कौन है तरुण पवार? बोरीवली का एड्रेस है, तुम्हारे मायके से 10 मिनट दूरी पर रहता है। कौन है तरुण पवार? तरुण मेरा दोस्त है। टेंशन में मत आ जाना दिलीप, सारे सवालों के जवाब होंगे। पर क्या ऐसा करना जरूरी था क्या? उसे जान से मार देना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी था। मैंने जो भुगता है उसका बोझ उतारने का यही एक तरीका था दिलीप। अब बस ठंडे दिमाग से काम लेना है। सब कुछ जैसे प्लान किया है वैसा ही होगा, फिर हम शादी कर लेंगे, खुश रहेंगे। अगर मेरे और तरुण के बीच में कुछ ऐसा होता जो मेरे पति को नहीं मालूम होना चाहिए था, तो उसका नंबर आपको मेरे फ़ोन में नहीं मिलता। वो मेरे भाई जैसा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे फ़ोन में तरुण का नंबर हमें सिर्फ इसलिए मिला है ताकि हम उस तक आसानी से पहुंच सकें, और तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब पहले से ही तैयार हो। वो इसलिए लग रहा होगा मैडम क्योंकि आपने पहले से तय कर लिया है कि मेरे ऊपर ही शक करना है और मुझे किसी तरीके से फंसाना है। विजय मेरा पति था, प्यार करती थी मैं उससे। उसे खोने का जितना दर्द है मुझे, ये सब सवाल पूछ के आप मुझे और दर्द दे रहे हैं। ये तरुण, इसके पास भी सारे सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद होंगे। आप खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे? कई सालों से राखी बहन है मेरी। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने न विजय को मारा है न मरवाया है। आप लोग पागल हो क्या? मैं सीधा साधा सर्विस करने वाला आदमी हूँ, और मुझे तो 2 दिन के बाद पता चला जब कंचन के माँ बाप ने मुझे बताया कि विजय आया हुआ है। वो तो हमें दिख ही रहा है, तुमने एक भी कॉल नहीं किया उसे। मैम, मैं कैसे कॉल करता जब मुझे पता ही नहीं था कि विजय आया हुआ है? और क्यों कॉल करता मैं उसे? वो तो अपने सास ससुर से मिलने भी नहीं आया। अजीब है ना, उनसे मिलने नहीं गया, फोन तक नहीं किया। ऐसा क्यों? कोई अनबन थी क्या पति पत्नी के बीच में? दहेज वहेज को लेकर कोई झगड़ा? मैं क्या जानूं मैडम, मुझे लगता है विजय भयंकर बिजी रहा होगा, शायद इसलिए नहीं गया वहां। और आप ऐसे कैसे इधर उधर चीज चला रहे हो? मैं विजय और कंचन की शादी में था, दोनों को अच्छे से जानता हूँ। विजय बढ़िया आदमी था, एकदम डिसेंट। दिलीप बोरकर को जानते हो? नहीं, आज तक मिला तक नहीं उससे, सिर्फ नाम सुना है उसका कंचन और विजय के मुंह से। बाइक है तुम्हारे पास? जी सर। विजय के हत्यारों के पास भी थी बाइक। सर ये आप क्या कनेक्शन ढूंढ रहे हैं? हम विजय और उसकी वाइफ कंचन के बीच का डिस्कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। दिलीप, हमने तुम्हारे पूरे 1 साल के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए। विजय से तुम्हारी बातचीत शुरू हुई नवंबर 2017 से। उससे पहले कभी बात नहीं की तुमने? पुरानी दोस्ती है कहा था तुमने। सर पुरानी दोस्ती कहा था, साल थोड़े गिनवाए थे। अब नवंबर 2017 से दोस्ती शुरू हुई तो बातचीत भी तभी से शुरू हुई होगी ना सर। और इतने कम वक्त में तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती होगी कि तुम उसकी बीवी के लिए सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे। सर कुछ दोस्तियां होती हैं ऐसी जो कम समय में ही बहुत गहरी हो जाती हैं। हम दोनों की ट्यूनिंग सही थी सर, एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे, एक दूसरे के घर भी जाते रहते थे। विजय मुंबई में है, मैंने उसे तुम्हारा कांटेक्ट दे दिया है, वो तुम्हें फ़ोन करेगा। उसके बाद आगे तुम्हें बात बढ़ानी है। ठीक है। तुम ये कर सकोगे दिलीप, बस हौसला पक्का कर लो, कॉन्फिडेंट रहो। तुम्हें उसके साथ दोस्ती बढ़ानी है, उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। ओके सर। नवंबर 2017 को हमारी दोस्ती हुई, बातचीत शुरू हुई। फिर एक दिन विजय ने कंचन के जॉब के बारे में जिक्र किया। उसने पूछा मुझसे कि क्या कंचन को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकता है। तुम्हारी और विजय की दोस्ती हुई और उसने इसलिए पूछा क्योंकि तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो। इसीलिए पूछा। और सर मैं वैसे भी अहमदाबाद की ब्रांच में कुछ लोगों को जानता हूँ और कंचन को वहीं जॉब चाहिए था। कंचन, तुम्हारे और विजय के बीच सब ठीक था ना? आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अब आप भी मुझ पर शक करेंगी? हमने हमेशा वही सच समझा जो तुम दोनों ने बताया, और वही सच है। आई, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। कहीं वो
पुलिस वालों की बात, वो बच्चा ना करने वाली बात आप पर और बाबूजी पर हावी तो नहीं हो गई ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन विजय की जान का दुश्मन बन गया था और क्यों? दिलीप और कंचन के बीच में अगर कुछ है तो वो नज़र तो नहीं आ रहा है साहब। अगर उन्होंने गेम खेला है तो बहुत छुप के खेला है, बहुत शातिर तरीके से खेला है। पूरी कोऑर्डिनेशन रही है दोनों के बीच। परफेक्ट मर्डर तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई सुराग छूटना ही छूटना है, बस सिर्फ हमारी पकड़ में आना बाकी। विजय और कंचन की शादी को 4 साल हुए। विजय के अहमदाबाद शिफ्ट हुए और नई जॉब पर आए भी 4 साल हुए। उससे पहले विजय पुणे में था। अगले महीने उसकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। शादी के 1 महीने बाद ही उसने हमें ज्वाइन कर लिया था। और उसके पहले विजय देशपांडे कहाँ था अरविंद जी? पुणे में काम करता था। वहाँ से शिफ्ट करने के बाद उसने हमें ज्वाइन किया। तुम्हें लगता है हमें विजय के अतीत में खोदना चाहिए, और वहाँ कंचन का क्या मिलेगा? और ये दिलीप, ये तो नवंबर 2017 में विजय को मिला था। आप सही कह रहे हैं सर, शायद विजय के अतीत में कुछ ना मिला, और शायद कि दिलीप भी झूठ बोल रहा हूँ। दिलीप भले ही झूठ बोल रहा हो, लेकिन फिर भी 4 साल पहले विजय से उसका क्या कनेक्शन होगा जब विजय पुणे में था? शायद दिलीप पहले वहाँ पोस्टेड हो, कुछ हुआ हो जो दिलीप छुपा रहा, घुमा रहा। नहीं सर, दिलीप का बैकग्राउंड चेक किया, जब से उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है वो बीकेसी में ही पोस्टेड है। और उसकी वाइफ कंचन बोरीवली की है, यहीं मुंबई की। शायद पुणे में कुछ मिलने के चांसेस ना के बराबर है। मुझे बस ऐसे ही लगा क्योंकि विजय पहले पुणे में था। रत्ना पर लग रहा है तो एक बार चेक कर ही लो, क्योंकि ना करने से तो अच्छा है चेक करके तसल्ली करते। एक बात थी जो विजय के माँ बाप ने हमें बताई ही नहीं, और ना ही वो बात अब तक की तहकीकात के दौरान सामने आई। इस बात का ताल्लुक विजय और कंचन की शादी से था, और ये बात कंचन के माँ बाप ने भी नहीं उठाई थी। शायद उन्हें इस बात के बारे में पता ही नहीं था, भनक तक नहीं थी। दिलीप बोरकर, हाय। जी, आप विजय देशपांडे राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलिए कॉफी शॉप में बैठे। केस के आखिर में जाकर हमें पता चला कि दिलीप बोरकर को विजय देशपांडे के पास जानबूझकर भेजा गया था, उससे दोस्ती करने के लिए। कंचन को जॉब दिलाने के बहाने दिलीप को विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन की जिंदगी में दाखिल कराया गया था। यह बात भी हमें आखिर में पता चली। पुणे में अतीत को खोद निकालना रूटीन एक्सरसाइज थी तहकीकात की, पर हमें कोई आइडिया नहीं था कि इस जुर्म की जड़ यहीं थी, पुणे में। आई, आपने मुझे पहले कभी कुछ बताया क्यों नहीं? नहीं, विजय ने कभी कुछ कहा? यकीन करो, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भला ऐसे फिर पलट कर लौटेगी। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो दिलीप? अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते दिलीप। नम्रता, मैं अब जब कंचन को देखता हूँ ना तो सोचता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, ही क्यों? दिलीप, तुम यूं अचानक कंचन के साथ हमदर्दी नहीं जता सकते। हमदर्दी तो मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जता सकता नम्रता। ये जो मैंने किया है, जो तुमने मुझसे करवाया है, इसके बाद मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता हूँ, और तुम भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगी। दिलीप, हम बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। तुम पैनिक मत हो, हड़बड़ाओ मत, सब कुछ सही चल रहा है। कुछ सही नहीं चल रहा है नम्रता, तो कोई पैनिक नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। नम्रता, हम दोनों एक अंधी गली में घुस आए हैं। विजय की इसमें कोई गलती नहीं थी, अपने एक मासूम की जान ली है। विजय मासूम नहीं था दिलीप, वो गलत था, और उसका मरना बहुत जरूरी था। उसका मरना जरूरी नहीं था नम्रता, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तुमने मुझसे उसका खून करवाया। तुम्हें आइडिया नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। तो फिर हाँ कर दो, हम शादी कर लेते हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ दिलीप, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी को मारना पड़े। ये कैसी शर्त है? हमने विजय के बारे में सुना, हम सारे शॉक थे। उसने जॉब 4 साल पहले छोड़ दी थी। हाँ सर, करेक्ट। हमें पता चला कि विजय यहीं पुणे का था,
उसके माँ बाप भी यहीं के हैं। अपना विजय पक्का पुनेरी था। हमें कभी नहीं लगा था कि एकदम से जॉब छोड़ देगा, एकदम से शादी कर लेगा, फिर एकदम से पुणे से गायब भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ था जो एकदम से उसने पुणे छोड़ दिया? नहीं, दरअसल मैंने उससे पूछा भी था सर। बात यार वो नहीं है किशोर, पर अहमदाबाद की फर्म तगड़ा कॉम्पेंसेशन पैकेज ऑफर कर रही है और यहाँ से दुगना है ऑलमोस्ट। सही है यार। बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, सेल्स में मुझे पहले से ही जाना था, कोर इंटरेस्ट है यार मेरा। लेकिन विजय पूरी फैमिली के साथ इतनी दूर अहमदाबाद। अरे मस्त शहर है अहमदाबाद, आई बाबा पुणे मिस नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। और सब कुछ है वहाँ पे, मराठी मित्र मंडल है, पुनेरी लोग रहते हैं, और कंचन भी रहेगी ना उनके साथ। एक बार बस अभी मुंबई में जल्दी शादी हो जाए, फिर 2 हफ्ते के लिए हनीमून जाऊंगा और फिर नई जॉब। पर कोई ठोस कारण नहीं बताया उसने सर। हम सभी विजय का मर्डर डिस्कस कर रहे थे। मर्डर जैसी चीज हमेशा ऐसे ही लगता है कि किसी दूसरे के साथ होगी, जैसा कि क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं, पर इसे तो हम सब जानते थे करीब से। तो क्या डिस्कस किया आप लोग? सर सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ विजय का मर्डर, इसका उसकी वाइफ के साथ कोई वास्ता हो सकता है सर। तो खास कारण ऐसा सोचने के लिए? आप लोग कंचन को पहले से जानते हैं? नहीं, वह शादी में मिले थे, लेकिन विजय ने कंचन से शादी क्यों की ये बात हम सबकी समझ के बाहर थी, क्योंकि नम्रता से तो उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी सर। नम्रता? कौन है नम्रता? यही पुणे की है? जी यही की है, यही ऑफिस में काम करती थी। विजय और उसका रोमांस 2 साल तक चला, फिर एंगेजमेंट भी हुई। इस नम्रता का कोई एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ नम्रता, कभी नहीं। हमारी शादी तो होकर रहेगी, और अब जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है तो मैं तो तुम्हारी ऋणी हो गई। ऑब्लिगेशन बनती है मेरी तुम्हारी तरफ। नम्रता, तुमने मुझे खूनी बना दिया है, खूनी। पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही है कि क्या पहले कभी पूना गए हो, या कभी तुम्हारा पुणे में कुछ काम रहा है। मतलब वो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं नम्रता, पर पुणे में विजय का बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है, और तुम तक पहुंचने में भी उन्हें अब देर नहीं लगेगी। सारे नम्रता ने खुद दे दिया खुशी से, रात के बाद गेट आई। सर, इस नम्रता विचारे का नंबर दिलीप बोरकर के कॉल रिकॉर्ड्स में काफ़ी बार फीचर होता है, और दिलीप का नम्रता के कॉल रिकॉर्ड्स में। दरअसल जब मैं दिलीप के कॉल रिकॉर्ड्स छान रही थी, एक नंबर पर बात कर रही थी, तब मेरी इस नम्रता से भी बात हुई थी। आपका नंबर दिलीप बोरकर के फ़ोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई देता है। करीब से पहचानती थी उसे। मेरा नाम नम्रता विचारे है मैडम। दिलीप बोरकर अच्छा दोस्त है मेरा। पर प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम विजय देशपांडे और उसकी पत्नी कंचन देशपांडे को जानती हो? अहमदाबाद के हैं दोनों। नहीं मैडम। कौन है ये लोग, और बात क्या है? मतलब झूठ बोली? और विजय के माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो सगाई 5 साल पहले टूट चुकी थी वो इस तरह अपना सर उठाएगी। रतन, चुपचाप इस दिलीप बोरकर को उठाओ। इन सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम पुणे जाकर इनके रिश्तों को खोद निकालेंगे। वैसे पुणे जाने का आइडिया तुम्हारा था, काम कर गए। चुपचाप रतन, तुम्हारे माँ बाप बाहर हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। मेरे पेरेंट्स? बात क्या है सर? हम तुम्हें कस्टडी में ले रहे हैं। आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे बूढ़े पेरेंट्स को घसीट रहे हैं? ना, हम दिलीप बोरकर को घसीट रहे हैं। वही दिलीप बोरकर जिसकी पहले विजय से दोस्ती करवाई गई, इस लालच में कि वो विजय की वाइफ कंचन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट अहमदाबाद में नौकरी दिलवाएगा। और इस दिलीप बोरकर को नम्रता तुम इसे मिली 2 साल पहले बोरीवली में एक शादी में। फिर तुम दोनों का रिश्ता शुरू, और फिर तुमने इस दिलीप बोरकर का इस्तेमाल किया अपने एक्स मंगेतर विजय देशपांडे का कत्ल करवाने के लिए। बढ़िया मिल गई, बस सिर्फ कत्ल का मकसद जानना बाकी है, वो तुम हमें बताओगे। देखो, दिलीप तो बोलेगा, हम बुलवाएंगे उससे। हम तुमसे भी बुलवा सकते हैं। बोलोगी तो टाइम भी बचेगा और तुम्हारी खाल भी। सर, मैंने ही विजय को गोली मारी थी। वो हम जानते हैं दिलीप, बस पहले हमें लगा तुमने कंचन के लिए विजय को मार डाला। नम्रता तो हमारी तहकीकात में काफ़ी बाद में उभर के आई। सर, मैं नम्रता के प्यार में था। मैंने उससे कितनी बार कहा कि पुरानी बातों को भुला दे। नम्रता, पास्ट होता है, अतीत। नम्रता, हम एक दूसरे से मिले हैं, प्यार है। आज की सोचते हैं, आने वाले कल की प्लानिंग करते हैं हम दोनों। मेरे लिए मेरे बीते कल को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरे सर पर, मेरे दिल पर, मेरी पूरी पर्सनालिटी पर
वो बीता कल एक बोझ बनकर बैठा हुआ है। नम्रता, अतीत का बोझ ऑप्शनल है, उठाना चाहो तो भारी है, वरना तो रुई से भी हल्का है, पल में हवा हो जाता है। तुम मारोगे ना उसे मेरे लिए? क्या इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? इतना जान लो दिलीप, विजय ने अतीत में जो मेरा मजाक उड़ाया था, वो मजाक वक्त के साथ मुझे और हर्ट करता है, क्योंकि उसके लिए मैं आज भी अतीत नहीं हूँ। वो आज भी मुझे फोन करता है अपने काम के लिए। हाँ, कैसी हो नम्रता? फर्स्ट क्लास, बस थोड़ा काम के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा सुनो ना, एक हेल्प चाहिए थी मुझसे? हाँ यार, वो कंचन के लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। उसे जॉब करनी है, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है वो। तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पूना से अहमदाबाद में तुम्हारी वाइफ के लिए जॉब ढूंढूं? हाँ, तुम यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेस में डील करती थी ना, और यहाँ के टॉप के लोगों को जानती हो, तो देखो ना यार, कुछ बात चला दो ना। पहले भी कई बार अलग अलग कामों के लिए फोन किया है उसने मुझे। नम्रता, नंबर ब्लॉक करने में कितनी मेहनत लगती है। मेरे सिस्टम से नहीं होता ना ब्लॉक दिलीप। उसका एक ही तरीका है, फ्लश आउट करना होगा उसे। तुम्हारे पास गन है ना, तुमने मुझे दिखाई थी। नम्रता, वो तो एक लैंड डेवलपर ने मुझे धमकी दी थी, तो अपनी सेफ्टी के लिए किसी पंटर से खरीद ली थी, जिसका लाइसेंस तक नहीं है मेरे पास। गोली चलती है ना उसे, जान लेने वाली असली गोली। तो लाइसेंस को मारो गोली, गन रेडी करो। और रही विजय की बात, तो मैं विजय को तुम्हारे पास भेज दूंगी। नम्रता, 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 तुम बस मुझसे शादी करो। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि विजय का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा तुम्हारी मेमोरी में। और नम्रता, दुनिया में हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। अगर इस बात पे यकीन नहीं करती तो क्या तुमसे इतना प्यार करती दिलीप? पर मैं पूरी तरीके से तुम्हारी होना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे अंदर के एक हिस्से पर विजय का कब्जा है। आजाद कर दो उसे। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। दिलीप अपना जुर्म कबूल कर चुका है। उसने वो गन भी सरेंडर कर दी है जिससे उसने विजय का कत्ल किया था। हजारों लाखों सगाइयां टूटती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं। तुम्हारे ब्रेकअप में ऐसा क्या खास था कि तुमने मर्डर की सोची? तुम्हें लगा उसने तुम्हारे साथ सेक्स करके तुम्हें छोड़ दिया, यूज़ किया तुम्हें। सेक्स करने के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहता था तो भी मैं समझ जाती। प्यार खत्म हो गया होता तो भी मैं समझ जाती। एक बार सामने से आके तो कहता कि अब नहीं करता प्यार। लेकिन 1 to 1 तो बात हुई ही नहीं। सारी दुनिया की सुनी उसने, खुद की कभी नहीं। क्या सुनी लोगों की, और तुम्हारी क्या नहीं सुनी? इंस्पेक्टर आप और आप मैडम, देखिए मुझे। क्या आपको लगता है कि मैं एबनॉर्मल हूँ फिजिकली, शरीर से? नहीं। क्या विजय को लगा तुम एबनॉर्मल हो? पहले कभी नहीं लगा। सारे साल, वो दिन, वो रातें, वो हर लम्हा जो हमने साथ गुजारा, उसने हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ की। वो जब भी मुझे प्यार करता था दिल से कॉम्प्लीमेंट करता था। उसके बाद मैं लोगों की सुनी, उनकी बातों पर यकीन करने लगा। अरे भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत अच्छी जॉब है दोनों की। लेकिन जोड़ी कुछ जम नहीं रही है। जोड़ी कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बोलती है? मैं भी आपको यही बोलने वाली थी। सगाई के पूरे 6 महीने बाद विजय आकर मुझसे कहता है कि उसको सगाई तोड़नी है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। नहीं विजय, ये कोई तुम्हारे ऑफिस के डील नहीं है कि बस तोड़ दी। मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। मुझे ब्रेकअप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बुरा लग रहा है अंदर से, उतना ही रो लूंगी और फिर ठीक भी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे रीजन चाहिए। सबको लगता है यार हमारी जोड़ी सही नहीं है यार। हाँ मतलब कुछ मेल नहीं है हमारे बीच। ये सब कौन है विजय? हाँ,
और ये तब कहाँ थे जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, किस किया था, प्यार का इजहार किया था, अनगिनत बार सोए थे मेरे साथ, शादी के लिए प्रपोज किया था, एंगेजमेंट की थी, तब कहाँ थे ये लोग? और इन सबको क्यों लगता है कि हमारे बीच में कोई मेल नहीं है? हाइट। क्या? नम्रता यार, तुम मेरे हाइट के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी हो। आर यू सीरियस? तुम्हें सच में हमारी हाइट डिफरेंस से दिक्कत है? यार सब लोगों को हम दोनों अच्छे नहीं लगते यार, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगती, और फिर इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया हम आगे नहीं बढ़ते। आगे नहीं बढ़ते? क्योंकि मैं हाइट में छोटी हूं, सिर्फ हाइट के कारण? नम्रता ये सिर्फ नहीं है, जो लोग एंगेजमेंट में आए थे ना वो बुजुर्ग लोग हैं, दुनिया देखी उन्होंने, सभी लोगों को लगा ये ऊंचाई का फर्क सही नहीं है, सभी लोगों के जुबान पे बस एक ही बात थी, ये जोड़ी ठीक नहीं है। मतलब मैं 4 फुट 10 इंच हूं तो शादी के लिए डिस्क्वालीफाई करती हूँ? तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, कुछ इंचेस छोटी पड़ती हूँ, और इन सबको किस बात का डर है विजय? हाँ, कि कल को हमारे बच्चों की हाइट मुझ पर न चली जाए? शॉर्ट हाइटेड होना पाप है क्या? और अगर उन्हें तुम्हारी हाइट मिल गई तो? देखो नम्रता, मैंने इस सब के बारे में काफी सोचा है। तुमने तुम्हारे सब की बातों को काफी सही सोचा है। काफी सही है ना वो? हाँ सही है सब। एक आंसू नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला सर। बचपन से क्या क्या नहीं सुना मैं, कैसे कैसे ताने नहीं सुने, टेढ़ फेट, बॉन्साई, पिग्मी, खिंगड़ू, पता नहीं क्या क्या। मैंने हमेशा अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और आगे बढ़ी। फिर जब प्यार हुआ तो सारे ताने, बचपन का सारा दर्द मान लो सेकंड में गायब हो गया। और मैं इतनी ऊंची हो गई कि मेरी हाइट ने मुझे कभी छोटा महसूस करने ही नहीं दिया। और फिर ये उसी से इतना बदतर रिजेक्शन हाइट के लिए। सोचिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये रिजेक्शन का कोई कारण हो सकता है? मतलब आप अरेंज कर रहे हो तो मैं समझू, डालो एडवर्टाइजमेंट, ऐसी हाइट चाहिए, ऐसा वेट चाहिए, ऐसी शक्ल चाहिए, ऐसे नाक चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे जानने के बाद, 2 साल मुझे प्यार करने के बाद, वो भी जमकर, सिर्फ सोसाइटी के कहने पर हाइट के लिए रिजेक्शन। सॉरी, ये मेरे लिए सबसे भद्दा मजाक था, ना भरने वाला घाव। घाव को भरने का सिर्फ एक ही तरीका था, विजय की मौत। और दिलीप बोरकर, वो तो तुमसे सच्चा प्यार करता था ना? उसके घाव के बारे में सोचा तुमने, जो तुमने उसे दिया? खूनी बनने का घाव, ब्लैकमेलिंग का घाव, विजय को मारो वरना मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। क्या ये भद्दा मजाक नहीं था सच्चे प्यार का? आप नहीं समझेंगे शायद। अगर विजय जिंदा रहता तो मेरे अंदर का घाव भी जिंदा रहता, और अगर अंदर का घाव जिंदा रहता तो मैं दिलीप से शादी नहीं कर पाती। सर मैंने कितना समझाया था नम्रता को, कितना समझाया था, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। और मैं पागलों की तरह उसकी बात मान गया। सर मुझे मना कर देना चाहिए था उसे, उससे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए था। विजय को यूं फंसाकर मारना नहीं चाहिए था मुझे। सर इसमें कोई दो राय नहीं है दिलीप, तुमने एक बड़ा ही संगीन जुर्म कर दिया, इतना संगीन जो पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। अब किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। हाँ, शादी ब्याह के मामले में गुणों के मिलने के अलावा शारीरिक पहलू भी देखे जाते हैं। लड़के लड़कियां आए दिन किसी ना किसी शारीरिक मापदंड में फिट ना बैठने की वजह से रिजेक्ट होते हैं। क्या ये सही है या गलत,
यह कहना एक धुंधला सा ग्रे एरिया है, पर रिजेक्शन ना, नकारे जाने का कोई भी कारण हो, ज़रूरत है कि रिजेक्ट हुआ लड़का या लड़की इस रिजेक्शन के कारण के परे सोचे। फिर वो कारण चाहे जो भी हो, किसी ने कोई शारीरिक टिप्पणी की, इंसल्ट की, मजाक उड़ाया, तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, कॉन्फिडेंस छन्नी हो जाता है। पर हमारी आत्मा, हमारी चेतना शरीर के परे है, उसे इस नफरत और बदले की गिरफ्त में कतई नहीं आने देना चाहिए। फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।